Hey guys, today we are going to cover फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 12 टू 35 के बीच। ये बेसिकली एक गारंटी है सिटीजन्स के लिए ताकि उनके राइट्स प्रोटेक्टेड रहें अगेंस्ट स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन से। फंडामेंटल राइट स्टार्ट करने से पहले हम कैटेगरीज ऑफ राइट्स देखेंगे। नेचुरल राइट, जो कि एग्जाम्पल उसका क्या है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार और उस जीवन को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार। ह्यूमन राइट के क्या एग्जांपल है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। लीगल राइट के अंदर क्या क्या आते हैं, राइट टू स्ट्राइक आता है, धरना देने का अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर आता है फंडामेंटल राइट। बेसिकली इसका पर्पस ये है टू डेमोक्रेसी को मीनिंगफुल बनाना और एक फेयर सोसाइटी इंश्योर करना। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट का क्या एग्जाम्पल है, राइट टू वोट एंड राइट टू फ्रीडम है। फंडामेंटल राइट को गारंटी कौन करता है, गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। जस्टिसेबल है, क्योंकि आप डायरेक्ट कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। पार्ट थ्री में गिवन है आर्टिकल 12 टू 35। इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ है, नेहरू रिपोर्ट, फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, रेजोल्यूशन पास हुआ था कराची सेशन में फंडामेंटल राइट, जिसमें रेजोल्यूशन पास किए गए थे फंडामेंटल राइट के लिए, और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, दोनों ही रेजोल्यूशन पास हुए थे। बिल ऑफ राइट, जो कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बिल ऑफ राइट्स है, वहाँ से इंस्पायर्ड है। और अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कैटेगरी में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 तक गिवन है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 गिवन है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में गिवन है। आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन गिवन है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है 29 और 30 में गिवन है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें रिट्स आते हैं, 32 में गिवन है। ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, अब 6 हैं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो कि 31 में हुआ करता था वो अब लीगल राइट बना दिया गया है 300A में। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जो 1978 के थ्रू। कुछ राइट्स हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स के पास है, कौन कौन से हैं, 15, 16, 19, 29 एंड 30। पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विदाउट ऑल्टरिंग द ओके। व्हाट डज इट मीन, फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, उन पे लिमिटेशंस लगाए जा सकते हैं या फिर उन्हें कम्प्लीटली रिपील कर दिया जा सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ओके, ऑर्डिनरी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। लेकिन कंडीशन ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके, वो वॉलेट नहीं होना चाहिए। यानी अगर पार्लियामेंट ऐसे अमेंडमेंट करे जो डेमोक्रेसी या रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू या सेकुलरिज्म को डिस्ट्रॉय करे, तो सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है। ठीक है, ये कब कहा था, 1973 का जो केस था, केशवानंद भारती केस, ठीक है, उसमें बोला था। एक राइट पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट इन वॉलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। जिस पर्सन का फंडामेंटल राइट जो है वॉलेट हो गया है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाय स्टेट। ओके, एब्सोल्यूट तो नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट उसे कर्टेल या रिपील कर सकती है, उस पर लिमिटेशन लगा सकती है या फिर कंप्लीटली रिपील कर सकती है, और स्टेट जो है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। सस्पेंड हो जाता है कब, इमरजेंसी के टाइम पे, एक्सेप्ट कौन से आर्टिकल 20 और 21 के अलावा। आर्टिकल नंबर 12 जिसमें स्टेट की डिफिनीशन दी गई है। जहाँ भी हम फंडामेंटल राइट में स्टेट वर्ड पढ़ेंगे उसका क्या मीनिंग रहेगा वो यहाँ पर गिवन है। गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन, स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज लाइक पंचायती राज, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक LIC, ONGC एंड सेल। प्राइवेट बॉडी जो कि गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया या फिर फंडेड हो, उसमें थोड़ा बहुत उसका पार्ट हो, उसमें उसका शेयर हो, एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, वो उसका मतलब रहेगा स्टेट से, उसका यही मीनिंग रहेगा। 13, आर्टिकल नंबर 13 में हम जुडिशियल रिव्यू देखते हैं। ऐसे लॉज जो कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आए थे, मीन्स 26 जनवरी 1950 के पहले के जो भी लॉज हैं पहले आए हुए थे, वो जुडिशियल रिव्यू उस पर कोर्ट कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पर स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे द राइट्स कन्फर्ड बाई दिस पार्ट। ओके, ऐसे कोई भी लॉज नहीं बना सकती जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही हो। ठीक है, और यहाँ पर लॉज का, इस लॉ का क्या मतलब है, कोई भी ऑर्डिनरी लॉ की एग्जीक्यूटिव ने पास कर दिया हो, ऑर्डर या बाय लॉ कोई लोकल अथॉरिटीज़ ने बाय लॉ बनाया हुआ है, रूल रेगुलेशन कस्टम से क्या मतलब है, लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया था कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का, वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर में ही आता है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसके अंदर नहीं आता। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट में चेंजेस लाए जा सकते हैं, क्योंकि वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑर्डिनरी लॉ की बात करता है। कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी या अथॉरिटी ऐसी है जो कि लॉ बना सकती है, उसने ही टेम्प्रोरी लॉ बना दिया था। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के अंडर में कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि जानना ज़रूरी है, जैसे कि डॉक्ट्रिन्स गिवन है, कौन कौन से हम एक एक करके देखेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ऐसे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मतलब
26 जनवरी के पहले के 1950 के पहले के लॉज जो कि फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहे हों, ठीक है, वो डॉर्मेंट फेज में डाल दिए जाते हैं और वो फिर से दे कैन बी ब्रॉट बैक टू लाइफ। कब? तब जब जिस फंडामेंटल राइट को वो वॉलेट कर रहे हो वो फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया जाए या रिपेल कर दिया जाए। जैसे ही उस फंडामेंटल राइट को हटाया जाएगा, ये पिछले वाला जो कि वॉलेट कर रहा था पहले वाला, वो लाइफ में आ जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी क्या होता है? ऐसा प्रोविजन जो कि वॉलेट कर रहा हो फंडामेंटल राइट को, बस वही पर्टिकुलर पोर्शन ही डिलीट किया जाएगा, ना कि पूरा का पूरा लॉ, पूरा पार्ट नहीं डिलीट किया जाएगा, बस वो पर्टिकुलर क्लॉज जो है डिलीट किया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, ऐसे पर्सन को बोलते हैं वेबर जो जानबूझ के अपने राइट को गिव अप करता है। फंडामेंटल राइट को कोई गिव अप नहीं कर सकता, ठीक है, इतना जानिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को ओवर रूल कर सकती है और वो पर्सपेक्टिव इफेक्ट देगा। जैसे 1 अगस्त को उसने अपना जजमेंट दिया तो आगे आने वाले दिन में वो जजमेंट जो है लागू होंगे, ना कि पिछले टाइम पे किसी ने कुछ क्राइम किया था उसके ऊपर वो लागू होंगे, क्योंकि उसे नहीं पता था इतनी बड़ी सज़ा उस चीज़ का मिलेगा, ठीक है। ऐसे केसेस, ठीक है, हम कुछ केसेस देखेंगे अमेंडमेंट्स की पार्लियामेंट के पास पावर कब आएगी कि वो चेंजेस कर सकती है, ठीक है। सरकारी प्रसाद आया था 1951 में। ये केस के अंदर बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो अमेंड कर सके। गोलकनाथ केस आया था 67 में, इसमें भी बोला कि यू कैन नॉट कम अमेंड। केशवानंद भारती केस 73 में आया था, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था और बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वो नहीं अमेंड करती है तो इसके अलावा वो चेंज कर सकती है फंडामेंटल राइट में। मिनर्वा मिल केस आया था 1980 में, उस सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट किया था किसको? आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को। क्यों किया था? क्योंकि ये पार्ट जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल कर रहे थे, जो कि लिमिटेशन लगा रहे थे जुडिशियल रिव्यू को, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे इनवैलिडेट कर दिया था। आई और कोयलो केस आया था 2007 में, इसमें दिया गया था कि ऐसे लॉज जो 9 शेड्यूल में गिवन है, एस इसमें बोला कि केबीसी मीन्स केशवानंद भारती केस, ठीक है, इसके टाइम के बाद जो भी लॉज 9 शेड्यूल में गिवन है डाले गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू कोर्ट कर सकती है उस पर, इसके पहले वाले के लॉज पे नहीं, पर इसके बाद वाले लॉज पे वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, ठीक है, यही बोला गया था। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 का स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ यूके का ट्रेडिशन था, वहाँ से इंस्पायर्ड है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोरोड है कहाँ से? यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, वहीं पर इक्वालिटी बिफोर लॉ एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, और उसके साथ साथ वो कहता है कि वो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है अपने ही सिटीजन के बीच में। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करता है दो अनइक्वल्स के बीच में, एक, जिसका मतलब है यानी कि सबके लिए लॉ सेम होगा और सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनइक्वल लोगों को सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ आता है कॉन्सेप्ट रीजनेबल क्लासिफिकेशन का, जैसे कि रिच और पुअर के लिए अलग टैक्स स्लैब या फिर वुमेन्स के लिए स्पेशल सेफ्टी लॉस, ये वायलेशन नहीं है, बल्कि आर्टिकल 14 के अंदर वैलिड है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का, कब दिया था? इंदिरा साहनी केस 1992 में। यहाँ फिर इसके अंदर बात करता है किसी के पास पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आर्बिट्रेरीनेस दिखाएगा। सब लोग लॉ के सामने सब इक्वल है, और वो इक्वालिटी बिफोर लॉ यही कहता है। और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जो कि चेंज नहीं किया जा सकता। एक्सेप्शन तब आता है, कब आता है? डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर एक्सेप्शन आता है। और इम्यूनिटीज़ किसके किसके लिए है? प्रेसिडेंट के लिए है, गवर्नर के लिए है, एमपीज और एमएलएस के लिए है, और फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए है। ये आर्टिकल 15, ठीक है, प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग। ओके, स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि सिटीजन को वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, किस बेसिस पर? रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। और यहाँ तक कि सिटीजन को भी प्रोहिबिट करता है उसी सेम ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। यहाँ पर एक्सेप्शन आता है किसके लिए? वुमेंस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, एससी और एसटी। ओके, ये टर्म कब ऐड हुआ था? ये जो कि है 15 क्लॉज 4 में कब ऐड हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू 1951 में जो किया आया था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये कब ऐड हुआ था? 15 क्लॉज 5 में ऐड हुआ था 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ओके, जो कि 2006 में आया था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्लॉज 6 में है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि अभी लेटेस्ट है 2019 में। आर्टिकल 16 जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। एम्प्लॉयमेंट में किस ग्राउंड पर सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, वो ग्राउंड्स इसमें गिवन है। रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, डिसेंट के बेसिस पर, प्लेस ऑफ बर्थ।
यहाँ पर सिर्फ 15 से एक ही वर्ड डिफरेंट है, वो है डिसेंट, मतलब फैमिली के बेसिस पर भी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता एम्प्लॉयमेंट नहीं देने के लिए। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस गिवन है। पार्लियामेंट जो है रेसिडेंस एज अ कंडीशन रख सकती है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, जैसे कि कुछ स्टेट है जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया या असम हो गया, यहाँ सर्टेन पोस्ट जो है वो रिजर्व करके रख सकती है गवर्नमेंट एक सर्टेन क्लास के लिए, ठीक है, ओके। यहाँ पर रिजर्व करके रख सकती है 10% तक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, एबॉलिश अनटचेबिलिटी, ओके। यहाँ पर अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया, एक ऐसा वर्ड है जो कि गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में पर डिफाइन नहीं है, पर पार्लियामेंट इसको जो है पनिशबल ऑफेंस भी ओके, ये पनिशबल ऑफेंस है, ओके। पार्लियामेंट इसमें इसी के थ्रू आर्टिकल 17 के थ्रू दो प्रोविजंस लाती है, क्या क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में आता है, दूसरा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है जो कि 89 में आता है, और ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है, ठीक है। आर्टिकल 18 में क्या गिवन है, यहाँ पर प्रोविड करती है किस लिए, टाइटल्स के लिए, अदर देन कौन से टाइटल्स, मिलिट्री टाइटल्स जैसे कि मेजर हो गया, ऐसे कोई भी टाइटल्स के लिए ये अदर देन है, मतलब इसके अलावा कोई भी टाइटल जैसे कि फैमिली का हो गया या हेरिडिटरी टाइटल्स हो गए वो सब प्रोवाइड करती है। एकेडमिक लाइक डॉक्टर हो गया, ये सब अलाउड है। और ऐसे सिटीजन जो कि सिटीजन या फिर नॉन सिटीजन के ऊपर भी लिमिटेशंस लगाती है, कोई फॉरेन स्टेट से बिना कंसेंट के, प्रेसिडेंट के कंसेंट के एक्सेप्ट करना कोई भी टाइटल, ठीक है।